हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता। वेलकम टू स्टार स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की फर्स्ट लेक्चर क्लास में मैंने आपको ज्योग्राफी के बेसिक के बारे में बताया था, जिसमें हमने ब्रह्मांड कवर किया था अपनी, है ना। और आकाशगंगा के बारे में जाना, स्टार्स कैसे बने उसके बारे में भी जाना था, बिग बैंग घटना के बारे में जाना, वो कैसे हुई थी, है ना। ये सभी चीज़ें हमने उसमें फर्स्ट क्लास में कवर की थी। एंड लास्ट मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, यानी सौर मंडल के बारे में बताया था कि जो हमारा सन है, सन के साथ कितने ग्रह होते हैं। तो 8 प्लैनेट्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम सोलर सिस्टम को ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें देखिए सन के साथ कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। बट आपको स्क्रीन पे 9 दिख रहे हैं। जो हमारा प्लूटो है वो ग्रह नहीं है। ये इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सन के साथ कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम सन से नियर से देखें तो सबसे जो सन के पास नियर सबसे पहला ग्रह है वो है हमारा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट है नेपच्यून, ठीक है। देखिए, मार्स और जुपिटर जो आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होती है। क्या होती है? एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, जो हमारे प्लैनेट्स को 2 भागों में बांट देता है। 4 प्लैनेट्स हमारे आंतरिक प्लैनेट कहलाते हैं, मतलब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और 4 प्लैनेट्स हमारे बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें कि हमारे जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो सन के नियर भी होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। जुपिटर और मार्स के बीच जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर वाले ग्रह क्या कहलाएंगे? हमारे आंतरिक या पार्थिव ग्रह, ठीक है, याद रखना। और जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है, उससे जो बाहर वाले ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वाह्य ग्रह, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर देखिए सन के सीक्वेंस में पूछें तो सन के सीक्वेंस में सबसे पहला ग्रह कौन सा है? मरकरी है, सेकंड वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं प्लूटो की, तो देखिए प्लूटो है जो, वो द डवार्फ प्लैनेट नेम्ड प्लूटो। जो प्लूटो का नेम्ड है वो डवार्फ प्लैनेट है, ठीक है। प्लूटो है जो, वो क्या है? एक द डवार्फ प्लैनेट है, ठीक है। वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट। उसको जो सन प्लैनेट की लिस्ट से रिमूव्ड कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 में, ठीक है। अगर देखिए आपको अगर ऐसे याद करना थोड़ा टफ हो रहा है तो देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, सन के सबसे नियर कौन सा है? मरकरी है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो हमारा वीनस और अर्थ हैं, तो वीनस अर्थ क्या है? क्यों वो सिस्टर भी कहलाती हैं, है ना। अर्थ सिस्टर भी कहलाती है ना। तो वीनस अर्थ के पास ही होगा, पता है आपको। अगर अर्थ के पास होगा तो ये बताइए मुझे कि अगर सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा जाए तो वो वीनस है। हॉटेस्ट प्लैनेट तो वीनस है ना सबसे ज़्यादा, तो वो सेकंड नंबर पे ही है, आपको यही याद रखना है। उसके बाद अर्थ सिस्टर है तो अर्थ उसके बगल में होगा। अगर ये बताओ जुपिटर और मार्स के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट है, तो 4th नंबर पे मार्स हो गया, और 6th नंबर पे क्या हो गया? उसके बगल में जुपिटर हो गया। नेपच्यून, यूरेनस लास्ट से आते हैं, बीच में सैटर्न है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक होते हैं याद करने के, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, सौर मंडल। देखिए, सौर मंडल हमारा है क्या? मैंने भी आपको बताया था, सौर मंडल में सूर्य के साथ कितने ग्रह होते हैं? हमारे 8 ग्रह होते हैं। उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स होते हैं। बड़ी संख्या में क्या होते हैं? धूमकेतु यानी कॉमेट्स भी होते हैं। सौर मंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होते हैं? ये सब आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फुटबॉल है, उसको मैं आसमान में फेंकूं और वो वापस क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है। हम लोग खेलते हैं, ऊपर बॉल फेंकते हैं, वो वापस, तो क्योंकि उसको नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो नीचे ही हमारा खींचा चला आ रहा है ना। तो यही कारण होता है कि जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही आपस में बंधे हैं, ठीक है। सूर्य की ओर चारों सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं, है ना। तथा ग्रह के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड हैं उनको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर बात की जाए कि सौरमंडल में सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, बड़ा बौना ग्रह, तो वो प्लूटो है, ठीक है। और अगर सबसे छोटा बौना ग्रह की बात की जाए तो वो कौन सा है? साइरस है।
अगर देखिए इनका भी सीक्वेंस पूछा जाए तो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो देखिए सबसे पहले आता है साइरस। कौन सा आता है? साइरस। फिर आता है प्लूटो, उसके बाद होमिया, मैकमैक तथा सबसे जो दूरी पे है वो है एरिस। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आता है साइरस और सबसे दूर है वो एरिस, और साइरस के बाद आता है प्लूटो, बीच में कौन आते हैं? होमिया और मैकमैक। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो ग्रहों की गति की बात करें तो उनका नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम केप्लर ने दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने सन की। ठीक है, तो जो हमारा देखिए सन है, बड़ा देखिए ध्यान से समझिए, इसको बड़ा मज़ा आने वाला है क्लास में। जो हमारा सन है, ठीक है, देखो सौर मंडल में जो सन होता है वो प्रधान है, क्योंकि देखिए सन इज़ द पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा वो सोलर सिस्टम का क्या है? पावर हाउस है। पावर हाउस ही है ना, क्योंकि देखिए जो जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो किससे लाइट्स लेते हैं? सन से लाइट लेते हैं। उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, सबको लाइट भी देने वाला कौन होता है? सन होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम का पावर हाउस है वो कौन है? सन है। क्योंकि सौरमंडल के द्रव्य का लगभग 99.9 द्रव्य सूर्य में निहित है। कितना? 99.9% प्रतिशत द्रव्य किस में निहित है? सूर्य में निहित है। अगर इसकी मैं परिक्रमण काल की बात करूं तो देखिए इसका परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए अगर बात की जाए कि सूर्य की आयु की, किसकी? सूर्य की आयु की, तो देखिए अगर सूर्य की आयु की बात की जाए तो कितनी है? 5 अरब वर्ष है, और जबकि इसका कुल जीवन काल की बात की जाए तो कितना है? 10 अरब वर्ष है। ठीक है, देखिए अगर मैं यही बात कर लूँ सूर्य के व्यास की यानी डेंसिटी की, तो देखिए 13,92,000 किमी है। कितना? 13,92,000 किमी है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सोचिए हमारी पृथ्वी ही कितनी बड़ी है तो उसका 110 गुना है ना, कितना बड़ा है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में टाइम कितना लगता है? तो समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं, है ना। देखिए यहीं पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सन है हमारा, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने, जो हमारा सन है वो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है सन, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनता है, और हीलियम से क्या बना है? सन बना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। इसी तरीके से बिग बैंग जब घटना हुई थी उसके बाद सन बना कैसे? ऐसे ही तो बना था। तो देखिए जो अगर मैं इसके प्रतिशत की बात करूँ तो कितना है? जिसमें 71% कितना है? हाइड्रोजन है, और 26.5 यानी कि 26.5 हीलियम है, तथा 2.5 यानी 2.5 अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम व यूरेनियम है। देखिए अगर मैं बात करूं सूर्य की ऊर्जा के स्रोत की, तो वहाँ पर होने वाला नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिशन, यानी कि वहाँ क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? रूपांतरण यानी परिवर्तन होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वहाँ पे होने वाला क्या है? नाभिकीय संलयन, मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम, अगर यहाँ सन की बात की है तो हम बात कर लेते हैं सूर्य की जो अंदर मौजूद गैसेस हैं। ठीक है, क्या आपको पता है गैसेस से बन के गैस से मिलकर ही बना है ये हमारा सन। देखिए बाकी तारों की तरह सूर्य में भी क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। मैंने बताया था ये एक गैसीय गोला है सन, यही तो बताया था, गैसेस से तो बना ही है। जब आपका बिग बैंग जो मैंने जब पढ़ाया था आपको तो बताया था महाविस्फोट हुआ था वहाँ पे, है ना। महाविस्फोट हुआ था, किस तरीके से सब कुछ बिखर गया था, है ना, सन कैसे बना, सबको मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम की जो सबसे अधिक मात्रा में ही है, ठीक है, कहाँ पर? सन पर। इसके अलावा उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, नाइट्रोजन, काफ़ी सारे सिलिकॉन, मैग्नीशियम गैस है ना मौजूद है, बट क्या है? बहुत कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी है? 71% हाइड्रोजन है, 26.5 क्या है? हीलियम है, और 2% यानी 2.5 है अन्य भारी तत्व में। 2.5 होगा यहाँ पर। ठीक है,
चलिए, अगर बात करें हमें यहाँ सन की बात की तो हम बात भी कर लेते हैं उनकी लेयर की। गैसेस की बात तो हमने पहले भी कर ली थी, अब हम बात करते हैं लेयर की। तो देखिए, अगर लेयर की बात की जाए तो जो हमारा सन है, सन के सबसे बीच जो केंद्रीय भाग होता है, क्या होता है, केंद्रीय भाग है, वो क्या कहलाता है, हमारा कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। अगर इसके तापमान की बात करूँ मैं तो कितना है, 15 मिलियन केल्विन है, तथा बाहरी सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखिए अब आपने कोर की जो बात की है तो देखिए जो यहाँ पे ये जो कोर है यहाँ क्या है, गर्म प्लाज्मा से बनता है। किससे बनता है, गर्म प्लाज्मा से। इसमें आयोनस इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे, आयोनस इलेक्ट्रॉन से गर्म प्लाज्मा बनता है। ठीक है, इस परत में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। मैंने बताया था ना आपको भी, रूपांतरण होता है। तो किस लेयर में होता है, वो कोर में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए, पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसकी लेयर्स होती कितनी है। ठीक है, तो इसकी मुख्यतः 6 लेयर्स होती हैं। कितनी, 6 लेयर्स होती हैं। देखिए, कुछ लेयर्स जो 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम अंदरूनी परत बोलते हैं, कुछ 3 लेयर होती हैं जिन्हें हम बाहरी परत बोलते हैं। देखिए, जो अंदरूनी परत है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। ठीक है, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। अगर मैं बाहरी परत की बात करूं तो वो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना होता है। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल में आपको बता दूंगी, कोरोना को भी। ठीक है, देखिए कोर मैंने आपको समझा दिया कि इसमें गर्म प्लाज्मा बनता है। किससे, आयोडीन इलेक्ट्रॉन से बनता है। और इस परत में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। आपको नेम ही पता होनी चाहिए कि जो कोर है वो कौन सी परत है, तो सबसे केंद्रीय परत है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ आपकी रेडिएटिव जोन की, है ना, रेडिएटिव जोन की, रेडिएशन भी बोलते हैं इसको, रेडिएटिव भी बोलते हैं। रेडिएशन देखिए वही है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं ना, सोलर रेडिएशन कहा जाता है। देखिए रेडिएटिव, मैंने आपको बताया है कि जो रेडिएटिव जोन है ना, उसका क्या है कि जो कोर से ऊर्जा रेडिएटिव जोन में आता है, क्या आता है, कोर से ऊर्जा जो रेडिएटिव जोन में आता है वो 10 लाख ईयर तक क्या करता है, ईयर्स तक मतलब 10 लाख वर्ष तक क्या करता रहता है, उछल कूद करता रहता है। किसमें, रेडिएटिव जोन में। उसके बाद वो किस में चला जाता है, फोटोस्फीयर में चला जाता है। उसके बाद वो किस में चला जाता है, फोटोस्फीयर में चला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम कन्वेक्शन जोन की। तो देखिए जो हमारा कन्वेक्शन जोन है ये सूरज की परतों का सबसे बाहरी भाग है। मैंने आपको बताया था 3 लेयर्स होती हैं अंदरूनी और 3 लेयर्स होती हैं हमारी बाहरी परत। तो जो अंदरूनी परत थी कोर, रेडिएटिव और कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन कौन सी होगी, अंदरूनी परत की सबसे बाहरी वाली परत होगी। बाहर माने बाहर वाली। ठीक है, अंदरूनी परत की सबसे बाहरी वाली परत होती है ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो हमारी इसकी मोटाई की बात करें तो कितनी होती है, 20 लाख किलोमीटर होती है। ठीक है, देखिए जो हमारी ये सूर्य की ये क्या होती है, आखिरी अंदरूनी परत होती है, मतलब अंदर की। हाँ, मैंने बताया था अंदरूनी परत होती है, बाहरी परत होती है। तो अंदरूनी परत की क्या है, सबसे लास्ट वाली परत है, बाहरी परत है ना। और इसमें ऊर्जा और प्लाज्मा क्या रहते हैं, उबलती प्रक्रिया में रहते हैं। क्या रहते हैं, ऊर्जा और प्लाज्मा क्या रहते हैं, उबलती प्रक्रिया में रहते हैं। तो चलिए आपको इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर की। तो देखिए सूर्य की जो दीप्तिमान सतह यानी कि मध्य भाग को क्या कहते हैं, हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे क्या नहीं होता है, प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि क्या करता है कि ये सूर्य के वायुमंडल का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है ना, इसलिए इस पर क्या नहीं होता, प्रकाशमान नहीं होता है। बात करें अब हम, आपको ये फोटोस्फीयर समझ में आ गया ना कि ये क्या करता है। देखिए मैं आपको और बता देती हूँ कि ये वायुमंडल की पहली परत, मतलब वायुमंडल की बाहरी सतह, मतलब बाहरी मैंने आपको बताया था अंदरूनी और बाहरी परत, तो ये बाहरी परत की पहली परत है। पहले तो यही बात है। इस परत में सूर्य का सारा प्रकाश इकट्ठा होता है फोटोस्फीयर में। ये सूर्य की क्या है, बाहरी परत में से पहली परत है। अंदरूनी परत तो आपने सुन ली, अब ये बाहरी परत की पहली परत है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारा
हमारा जो भी प्रकाश होता है वो क्या होता है, इकट्ठा होता है, जिसको हम खुली आँखों से देख सकते हैं। हम अगर सूरज को ध्यान से देखते हैं ना तो हमें क्या नज़र आती है, फोटोस्फीयर ही दिखती है। ठीक है, इस परत में क्या होती है, आग की लपटें होती हैं। क्या होती हैं, आग की लपटें होती हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं हम वायुमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर की। जब सूर्य वायुमंडल के प्रकाश का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और ये कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इससे हम क्या है, इस परत को हम सूर्य ग्रहण के समय ही देख सकते हैं। ठीक है, कैसे कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, मतलब लाल कलर का होता है। चलिए बात करते हैं हम परिमंडल यानी कि कोरोना की। देखिए सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। आपने देखा होगा रेड रेड उसके चारों ओर दिखाई देता है, पूरे सर्कल में दिखाई देता है। ठीक है, यह एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, एक्स किरणें। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, तो यह बात हो गई हमारी लेयर्स की। चलिए बात करते हैं हम अब प्लैनेट्स की। तो देखिए प्लैनेट्स क्या है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड हैं जो सूर्य से ही निकले हुए भाग हैं। ये सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए ये सूर्य से ही निकले भाग हैं, है ना, महाविस्फोट हुआ था जब, और ये सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। ये वाली बात भी मैंने बता चुकी है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये भी मैंने शायद बता दिया आपको। ठीक है, और मैंने आंतरिक या पार्थिव ग्रह की भी बात की थी। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, 4 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो क्या होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर होते हैं, है ना, और सन के नियर होते हैं। बृहस्पति या वाह ग्रह बताया था अभी, ये सभी भी संख्या में 4 होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर वाले, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को हम क्या कहते हैं, बृहस्पति या वाह ग्रह कहते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे बुध ग्रह की। तो जो हमारा बुध ग्रह है, देखिए ये सन का सबसे नज़दीकी ग्रह है, ये तो आपको पता है, ये भी मैं बता चुकी। अगर मैं बात करूँ इसकी अपने अक्ष पर ये कितने दिन में घूर्णन करता है, तो 59 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 88 दिन में पूरी करता है ना। यह सर्वाधिक तीव्र गति से सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है, बहुत तीव्र गति से, है ना। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर पूछा जाए कि बुध के उपग्रह कौन कौन से हैं, तो कोई भी उपग्रह नहीं है। ये चंद्रमा के समान है। किसके समान है, चंद्रमा के। बुध के पास से गुजरने वाला ग्रह कौन सा है, मैरिनर। कौन सा है, मैरिनर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अर्थ सिस्टर यानी वीनस की। तो देखिए हमारा जो शुक्र है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। किसके निकट है, पृथ्वी के, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, अर्थ सिस्टर बोलते हैं वीनस को, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में यह पृथ्वी के लगभग समान ही है, बराबर ही है। यह सबसे अधिक चमकीला तारा है। अब ये चमकीला क्यों है, ये हॉट भी बहुत है, हॉटेस्ट भी बहुत है ना। जिसे भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, या हम शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहते हैं, है ना। ये अपने अक्ष पर 243 यानी 243 दिन में क्या करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वीनस का भी क्या नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इसके वातावरण में, तो इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 97% है। कितना है, 97। अब इसी के कारण ये हॉट है, पता है आपको। इसमें 97 की प्रचुरता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। इसकी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता कितनी है, 70% है। इसी कारण से ये क्या है, चमकीला है। देखिए आपको मैं बता देती हूँ डिटेल में। देखिए आपको पता है कि हमारा, जबकि मरकरी सबसे नियर है सन के, है ना, तो मरकरी को मतलब हॉट होना चाहिए था। वीनस क्यों हॉट है ना, ये क्वेश्चन बन ही जाता है कि वाई इज़ द वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इवन दो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, है ना। तो इसका रीज़न ये है, देखिए कि जो हमारा शुक्र है वो सूर्य से क्या है, दूसरा ग्रह है, आपको पता है। जबकि बुध क्या है, सूर्य सबसे नज़दीक है। इसलिए किसको गर्म होना चाहिए,
बुध को गर्म होना चाहिए, लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा बुध है, जो हमारा मरकरी है, उसका वायुमंडल क्या हो चुका है, बिल्कुल नष्ट हो चुका है, ठीक है। जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्यतः से किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। मैंने भी आपको बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, ऑक्साइड से भरा है। तो ये क्या करता है कि एक तरफा रास्ते का काम करता है। क्या करता है, एक कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, 97% है ना, तो बहुत है ना 97%। तो क्या करता है कि एक तरफा जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, तो ये एक तरफा रास्ते का काम करता है। मतलब ये करता क्या है कि सूर्य से गर्मी इसमें प्रवेश तो कर लेती है, पर इसको क्या है ना, बाहर निकलने नहीं देती है। समझ में आ गया ना, सन से लाइट आ तो जाती है, गर्मी आ तो जाती है, पर निकलने दी। इसी तरीके से फिर ये क्या कर लेता है, एक भट्टी का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक भट्टी का रूप ले लेता है, इसीलिए क्या है, इतना गर्म है। सूर्य की अगर मैं, शुक्र की अगर मैं सतह की तापमान की बात करूं तो लगभग 462 डिग्री सेल्सियस है ना, कितना, 462 डिग्री सेल्सियस है ना। सूर्य के मतलब सुबह के टाइम जो है, इसका पूर्व में चमकदार तारा है, दिखाई देता है, और शाम को टाइम ये कहाँ, पश्चिम में दिखाई देता है ना। हम कहते हैं ना इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, तो वो यही है, वीनस है, ठीक है। तो आपको वीनस वाली बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम अर्थ की। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है वो क्या है, पृथ्वी। देखो, अर्थ एक हमारा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, आपको पता है ना। पृथ्वी, जिसे विश्व भी कहा जाता है, ये ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह है जहाँ क्या है, जीवन संभव है। इसकी आकृति कैसी है, गुलाब है। जल की उपस्थिति के कारण इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं। यह सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है ना। किसी ग्रह पर ऐसा है क्या, नहीं है ना। तो बस अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। चलिए बात करें कि अगर बात करते हैं हम इसके आकार में, ये क्या किसके समान है, तो ये शुक्र के समान है, मैंने बताया था, है ना, आकार में। और ये अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, तो 23.5 झुकी हुई है पृथ्वी, कितनी, 23.5। इसीलिए रात और दिन होते हैं, है ना। इसी वजह से हमारी जो सीजन्स हैं, ऋतुएं हैं, वो चेंज होती हैं। आपको पता है 23.5 ये झुका हुआ है, इसी की वजह से हमारी ऋतुएं बदलती हैं, है ना। कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं समर सीज़न, विंटर सीज़न। कैसे आता है, जब ये 26.5 झुकी हुई है, इसी के कारण ये सब होता है, दिन रात होती है, इसी के कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, कि कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। 1610 किमी प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। कितने टाइम में, कितने चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी की गति को घूर्णन या दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन या दैनिक गति भी कहते हैं। इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, मैंने भी बताया आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अब मार्स की। तो देखिए, जो हमारा मार्स है, मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सतह क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, लाल है। इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत है मंगल ग्रह पर, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम रेड प्लैनेट्स भी तो बोलते हैं, है ना। मंगल के दिन का मान एफ अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इसका जो मंगल का मान है, एफ अक्ष का झुकाव है, वो किसके समान है, पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया गया है, मतलब पाया गया है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है, ठीक है। यह अपनी धुरी पर, अगर इसकी धुरी की बात की जाए तो 24.7 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके अगर उपग्रह की बात की जाए तो इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस, है ना। ये सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है।
अगर सौरमंडल के सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात की जाए तो कौन सा है? ओलिपस मैसी। अगर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाए तो कौन सा है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, जो क्या है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कौन सा है? ओलिपस मैसी। अगर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाए तो कौन सा है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, चलिए आपको इतना समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं अब हम, ये देखिए मंगल का हमारा इस टाइप्स का होता है। ठीक है, रेड रेड, इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम बृहस्पति। तो देखिए जो हमारा बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको पता है। जो क्या है, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो ये करता है 11 वर्ष 315 दिन 1 घंटे में करता है। ठीक है, अगर इसकी मैं उपग्रह की बात करूं संख्या की तो कितनी है? 67 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, गैनीमेड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। ठीक है, यह पीले रंग का उपग्रह है। गैनीमेड किस रंग का है? पीले रंग का है। इसके अन्य उपग्रह भी हैं, यूरोपा है, कैलिस्टो है, आयो है ना। यह अपनी धुरी पर सिर्फ 9.8 घंटों में घूम जाता है। कितने में? 9.8 घंटे में घूम जाता है। बृहस्पति पर एक विशालकाय लाल धब्बे यानी ग्रेट रेड स्पॉट की खोज किसने की थी? पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा। ये धब्बे अशांत बादल के सूचक हैं। किसकी? अशांत बादल की। इस ग्रह में रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं, है ना। क्या प्रसारित होती है? रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम शनि की। तो देखिए जो शनि है वो हमारा, शनि की बात करते हैं। देखिए शनि है जो हमारा, वो आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं कि यह आकाश में कैसे पीले तारे के समान नज़र आता है, कैसे पीले तारे के समान नज़र आता है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना ही इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो देखिए 29.5 वर्ष में पूरी करता है। कितने वर्ष में? 29.5 दिन में पूरी करता है। कितना टाइम लगाता है? यह अपनी धुरी पर 10.2 घंटे में घूमता है। शनि का सबसे बड़े ग्रह उपग्रह की बात की जाए तो वो कौन सा है? टाइटन है, जो बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजनीय वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिले हैं। ठीक है, टाइटन पर क्या मिले हैं? नाइट्रोजनीय वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिले हैं। ठीक है, जो हमारा शनि है देखिए इसके अन्य उपग्रह भी हैं। मीमास है, एनसीलाडू है, टैथिस है, रिया है, फोवे है, आदि बहुत सारे ग्रह होते हैं, है ना। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है ना। इसकी डेंसिटी है जो वो बहुत कम है, 0.7 की समथिंग है। ठीक है, इसके रासायनिक संगठन की बात की जाए तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम तथा कुछ मात्रा में मीथेन, अमोनिया गैस हैं। ठीक है, इस पर तो ये इसके बारे में इसके, और देखिए इसको अगर जो हमारा शनि है उसके इसको हम कृषि का देवता भी माना जाता है शनि को। ठीक है, तो बस इसके बारे में फ़िलहाल इतना ही। अब बात करेंगे हम आगे अरुण की। तो देखिए जो हमारा अरुण है जो वो इसकी खोज किसने की थी? अगर खोज की बात की जाए तो सर विलियम हर्शेल ने की थी। किसने? सर विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। ठीक है, यह सूर्य से 7वां और आकार में तृतीय ग्रह है। ठीक है, यह अपनी धुरी पर बात की जाए कि ये घूमने की इसकी तो 10.8 घंटे में घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर ये 84 वर्षों में घूम जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके उपग्रह की बात करूं तो कितने हैं? 27 हैं। कितने? 27 हैं। अगर मैं प्रमुख की बात करूं, जो प्रमुख हैं वो हैं एरियल है ना, टिटेनिया है, मिरांडा है ना, ये सब इसके प्रमुख ग्रह हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात कही जाए तो वो है टाइटेनिया। कौन सा? टाइटेनिया। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अरुण तथा यूरेनस का परिक्रमण
यानी जो हमारे यूरेनस है उसका परिक्रमण भी शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम घूमता है। मैंने आपको बताया था जो हमारा शुक्र है यानी वीनस है वो कहाँ से पूर्व से पश्चिम घूमता है। इसी तरीके से हमारा जो अरुण है वो भी क्या है क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे? क्लॉकवाइज, है ना। और बाकी जो सभी ग्रह होते हैं वो कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पर क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम कौन कौन घूमता है? वीनस और अरुण। याद रखना है वीनस सेकंड और सेवंथ वाला है जो वो कैसे घूमता है? हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमण करते हैं, ठीक है। चलिए अभी बात की जाए इसमें कि देखिए ये जो हमारा अरुण है ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि जो इसको हम लेटा ग्रह भी कहते हैं ना, लेटा ग्रह ऐसा दिखाई देता है, ये इतना मतलब झुक गया है ये, ठीक है, इसलिए इसे हम लेटा ग्रह भी कहते हैं। यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसके सभी जो उपग्रह हैं वो भी क्या है? पृथ्वी का विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। पूर्व से पश्चिम कौन कौन से क्लॉकवाइज कौन कौन से ग्रह घूमते हैं? तो वीनस और यूरेनस, है ना, मतलब शुक्र और अरुण, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए देखिए अगर मैं बात करूं कि जो हमारा यूरेनस है ना, तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि वाई इज़ द यूरेनस कोल्डर देन नेपच्यून। नेपच्यून से ज़्यादा कोल्डर, ठंडा रहता है, जबकि हमारी नेपच्यून को ज़्यादा ठंडा होना चाहिए क्योंकि लास्ट ग्रह कौन सा है? हमारा नेपच्यून है, जबकि जो 7वां ग्रह हमारा यूरेनस है वो सबसे ज़्यादा हमारा ठंडा रहता है। ऐसा क्यों है? तो देखिए सूर्य से इतना दूर होने की वजह से भी ये क्या है, इन्हें हम सोलर रेडिएशन का 40% भाग ही मिलता है। कितना? 40% भाग ही मिलता है। परंतु यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जो सूर्य है ना उससे दूरी कम होने पर भी यूरेनस का तापमान कितना है? यूरेनस का तापमान कितना है? कम होता है, जबकि नेपच्यून का वातावरण क्या है? ज़्यादा ठंडा, है ना। द यूरेनस इतना ठंडा है कि यहाँ पर क्या है? जीवन की संभावना है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आपको इतनी बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं हम वरुण की। तो देखिए जो हमारा वरुण है वो सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सूर्य से 8वां ग्रह है। अगर मैं बात करूं कि यह सबसे ठंडा ग्रह है तथा यहाँ पर वर्षा दीर्घतम होती है, ठीक है। यह सबसे ठंडा ग्रह, यहाँ क्या होती है? बहुत वर्षा होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ मीथेन गैस होने के कारण ये क्या है? धुंधले हरे रंग का नज़र आता है। कैसे? धुंधले हरे रंग का नज़र आता है ना। अगर मैं इसकी सतह का तापमान की भी बात करूं तो 193 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यह पृथ्वी और सूर्य से क्या है? सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। 8वां प्लैनेट है ना, ये 8th प्लैनेट है। इस ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है और सिलिकेट या कार्बन तत्वों से बने हैं, ठीक है। इसके 8 उपग्रह हैं जिसमें ट्रिटॉन व नेरिड एन प्रमुख हैं, ठीक है। इसको जर्मन वैज्ञानिक जे.जी. गार्ले ने 1846 में खोजा था। 1846 में खोजा था और इसे हम समुद्र का देवता भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन हीलियम की, तो इसमें देखिए 80% हाइड्रोजन तथा 19% हीलियम है, ठीक है। यही बात फिनिश होती है। अगर देखिए मैं बात करती हूँ आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम, तो देखिए सबसे छोटा कौन सा है? अगर मैं आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में देखूं तो देखिए सबसे छोटा बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है ना। सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी, फिर मार्स है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर नेपच्यून, यूरेनस, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है सीक्वेंस। चलिए देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ थोड़ा। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सन होता है, सन के बाद क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट ग्रह कौन सा है? मरकरी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेकंड वीनस, येलो कलर का दिख रहा है आपको। उसके बाद आपको ब्लू कलर का अर्थ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको मार्स दिखाई दे रहा है रेड कलर का। उसके बाद आपको ये छोटे छोटे एस्ट्रॉयड बेल्ट दिखाई दे रही हैं पूरे में, इन्हें कहते हैं हम एस्ट्रॉयड्स। और ये फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सबसे लास्ट है, ठीक है। तो चलिए ये हमारे 8 ग्रह हो गए। अब बात कर लेते हैं हम इनके कुछ
एस्टेरॉइड्स, ठीक है। देखो क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉइड मैंने आपको बताया, तो देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच कक्षाओं में बताया कि एस्टेरॉइड्स होती हैं, ठीक है ना, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी बताया किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह हैं जो वो कभी कभी क्या होते हैं, जब पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर क्या बना देते हैं, विशाल गर्त बना देते हैं, है ना। महाराष्ट्र में वो है लोनार झील, ऐसा ही एक गर्त है, ठीक है। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम क्या करते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था, सिरस था, ठीक है। बात की जाए धूमकेतु, तो देखिए जो हमारे धूमकेतु हैं, ये आपको दिखा रहा है, एक पूंछ सी बनी हुई है धूमकेतु, आपको ये मार्स एस्टेरॉइड के पास दिख रहा है, एस्टेरॉइड बेल्ट है जो उसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। उसमें देखिए जो हमारे धूमकेतु हैं वे गैस और धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। सामान्यतः धूमकेतु क्या होते हैं, पूंछ विहीन भी होते हैं जो सामान्य होते हैं, है ना। परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर क्या होता है कि धूमकेतु का जो ठोस भाग होता है ना, ठोस मध्य भाग होता है, वो जलकर क्या होता है, गैस को उत्पन्न करता है, ठीक है। और इस तारे की पूंछ का क्या होता है, निर्माण करती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम उल्का। तो जो हमारी उल्काएं होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उल्काएं क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं, ठीक है। उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही क्या होते हैं, ये जलने लगते हैं। ये पिंड टूटते तारे जैसे लगते हैं, हम कहते हैं ना टूटता तारे जैसे लगते हैं, इन्हें उल्का कहते हैं, ठीक है। जो उल्का पृथ्वी की तरह नहीं जल पाते हैं, जो उल्का जो होते हैं वो पूरी तरह जो नहीं जल पाते हैं ना, और पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। मतलब जो उसके वायुमंडल में आके नहीं जल पाते हैं और जो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो चलिए आज की मेरी क्लास यही समाप्त होती है।